एल्बर्ट आइंस्टीन का पेपर भेजा गया किसी और बंदे के पास, एल्बर्ट आइंस्टीन गुस्सा हो गया और उसने पेपर विड्रॉ कर लिया और उसके बाद आज तक उस पर्टिकुलर जर्नल में कभी अपना पेपर नहीं भेजा। कि जो भी हम सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस जानते हैं ना, वो सारा इतना लेटेस्ट है, इतना अभी उसको 50 साल भी ना माने आप। किसी भी दवा, कोई भी दवा काम करती है कि नहीं करती है, ये साबित करना एफडीए में कब से चालू हुआ। अंकित जी को मौका देता हूँ मैं एक्सप्लेन करने का। मौका एक्सप्लेन वो हिंदी में कहा जाता है सुपड़ा साफ करना। तो आज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुपड़ा साफ किया गया है। ये डिपेंड करता है, दोनों सही भी हो सकते हैं और दोनों के केसेस में दोनों गलत भी हो सकते हैं। ये वही बच्चा है जो क्लास में नहीं ये सर मुझे आता था पर मैं बता नहीं पाया। आपने बताया नहीं कि क्या नाम है, इसमें अपना अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के आना था घर से। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम बैक। तो एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, उसका ही ये हिस्सा है कि जिसके अंदर में हम लोग मिलकर के आपस में गेम खेलते हैं। हम लोगों ने कैमरा चालू करके छोड़ दिया है और ये टोटली डिसीजन और अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर है कि क्या कुछ नए तरीके से ये जो वर्ल्ड है, न्यूट्रिशन का वर्ल्ड है, ये जो आइडिया है, इनको हम ओपन कर सकते हैं क्या। तो आज का वही चालू कर रहे हैं। तो भाई लगाएं बिडिंग। अभी पहला राउंड मैं खिला रहा हूँ और हम कुछ क्वेश्चंस को एंकर बनाएंगे, उनसे शुरुआत करेंगे। चलिए भाई लगाएं बिडिंग। 100 100 रुपीज। वेरी गुड, वेरी नाइस। 50 नहीं, ज्यादा लगाना है ना। 100 लगा तो दिया उसने। 100 से ज्यादा लगाओ। मेरे को लगा पिछली बार का गम अभी पैसे नहीं है तो मैं पैसे नहीं है तो मैं दे दूं। क्या बात सर प्लीज सर, हम भी लाइन में। 125 125 करते हैं तो डन। सरिता को मौका मिलेगा। तो सवाल ये है कि वो ये फैक्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करते हैं आज की तारीख में इज द पीयर रिव्यूड वाले जो रिसर्च पेपर होते हैं वो, राइट। कि आपने एक जमाना हुआ करता था बहुत पहले, और वो जमाने में क्या होता था कि आप पेपर भेजते थे किसी भी, जैसे रॉयल सोसाइटी को पेपर भेजा, तो वो उसका जो एडिटर होता था वही उसने पढ़ा पेपर और उसको लगा पब्लिश करना है तो पब्लिश कर देता था, नहीं करना चाहते थे तो नहीं करते थे। लेकिन ये आइडिया कि दुनिया के सबसे बड़ी जर्नल नेचर ने एक्सटर्नल पीयर रिव्यू, मतलब कि पीयर, हम आजकल ये शब्द हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में इस्तेमाल करते हैं कि पीयर रिव्यूड पेपर। ये जो पीयर रिव्यूड पेपर है, एक्सटर्नल पीयर रिव्यूड पेपर है, ये कब से जो है वो चालू हुए थे? इसमें ऑप्शन भी है क्या? हाँ ऑप्शन है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं भी होते ना तब भी आप दोनों में से जो ज्यादा क्लोजेस्ट आंसर बताता उसको पॉइंट मिल जाते हैं। मगर खैर मैंने वो जेमिनाई को बोला, मतलब कि पीपीटी बनाने के लिए, तो उसने बना करके दे दिया है। 1869, 1945, 1973, 2005 की साइंस पीयर रिव्यूड आइडिया है कि पीयर रिव्यूड पेपर ये कब से पब्लिश हो रहे हैं? आई थिंक 1973। ठीक। और आशीष भाई आपका क्या रहेगा? 2005। 2005 सही आंसर है। 1973 मुबारक हो। 125 है, मतलब किसका रहे? 125 थे, 120 थे? 125। देखिए कितनी अजीब बात है कि 100 साल से भी ज्यादा समय तक, कितना अजीब है कि 100 साल से भी ज्यादा समय तक केवल और केवल आप पेपर भेजते थे, अगर एडिटर को पसंद आया तो पब्लिश हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमको लगता है आजकल के नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा ही होता था। यहाँ तक कि 1973 का जो वॉटसन और क्रिक का जो पेपर है, डबल हेलिक्स वाला जो पेपर है, वो किसी और बंदे के पास भेजा ही नहीं गया। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना पेपर जब जर्नल को भेजा और जर्नल ने, मतलब कि ये अनिवार्य कर दिया गया 1973 से। 1973 से पहले मतलब छुटपुट कोई घटना होती थी कि अगर किसी को मन कर रहा है एडिटर को कि किसी और बंदे को दिखा लेते हैं तो दिखा लिया करते थे। ऐसे दिखाना ही पड़ेगा, ये 1973 से चालू हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टीन का पेपर भेजा गया किसी और बंदे के पास, एल्बर्ट आइंस्टीन गुस्सा हो गया और उसने पेपर विड्रॉ कर लिया और उसके बाद आज तक उस पर्टिकुलर जर्नल में कभी अपना पेपर नहीं भेजा। केवल और केवल अपनी तौहीन मानी
एल्बर्ट आइंस्टीन ने कि तुमने मेरा पेपर किसी और को जज करने के लिए भेज कैसे दिया? अच्छा। यस। ओह, तो बस वही कि इन्हीं उसको उठा करके तो ये समझने की। सरू तुमने कैसे आंसर दिया इसका? नहीं हाँ, मुझे मतलब लगा कि ना एजुकेटेड मैंने गेस। हाँ गेस किया था और मुझे ये लगा कि मतलब कि रिसेंटली 2005 में तो ये चीजें चल रही थी ना पेपर्स में प्री रिव्यू वगैरह जो हम पेपर्स उठा के देखते हैं और उससे पहले बहुत ज्यादा पहले इन चीजों का तो हुआ नहीं होगा तो इसलिए मैंने मिड का जो गेस किया मतलब। नाइस 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 नाइस। मैं चाहता था कि बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ऑप्शन पता ही ना चले, क्योंकि ऑप्शन जब दिखते हैं ना तो फिर हम ऑप्शंस के इर्द गिर्द ही सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अरे कब कब हुआ होगा। तो इसलिए अगले क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, उसके बावजूद मैं केवल पढ़ के बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ऑप्शन ओके। ना दिखे। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है। किसी भी दवा, कोई भी दवा काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है, ये साबित करना एफडीए में कब से चालू हुआ? मतलब सोच के देख रहे हो कि ये एक ऐसा साल है, इस साल से पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा को बस क्लेम करके बेच सकता था कि ये पर्टिकुलर दवा फला चीज की बीमारी को ट्रीट करती है और उसको अलाउड था बेचना। कौन से साल से ये बात मैंडेटरी हुई? मैं क्वेश्चन सुना दे रहा हूं लेकिन बाकी दोनों चीजें करेंगे हम। कि मैंडेटरी हुई कि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है। उससे पहले आप मतलब कि हम लिखने नहीं देंगे कि एफडी अप्रूवल जिसको बोलते हैं ना, एफडी अप्रूवल, वो कौन सा साल था जिससे पहले आप बस क्लेम करके चीजें ड्रग्स जो है बेच सकते थे। अब जरा बिडिंग करी जाए। बिडिंग के लिए जीती थी सरिता जी जीती थी। तो सरिता जी आपका बिडिंग बताइएगा। 55। 55? अरे अरे आप तो यार जीतेंगे। जैसा क्वेश्चन है मैं भी 70 से ऊपर तो नहीं जाऊंगा। एक्चुअली दोनों में से एक बंदा जीतेगा ही ना, क्योंकि असल ईयर के जो भी व्यक्ति क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। ओके, फिर भी 70 रुपीज लगाऊंगा मैं। ठीक है, 100 चलो 100 कर दिया गया है, चलो। बढ़ा दिया गया है बिडिंग। आप बढ़ाना चाहेंगे या 100 पे नहीं, आगे? 100 करेंगे। और सरिता जी अपना गैस बताएंगी कि वो कौन सा साल था जिससे पहले कोई भी बंदा मुंह उठा के किसी भी ड्रग को बेच सकता था, उसको कोई साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैंडेटरी कब हुआ? तो किस ड्रग का कोई ड्रग काम करता है, एफिकेसी साबित करना एफडीए के द्वारा कब मैंडेटरी हुआ? अप्रोक्स 1980 के अप्रोक्स 1980 उन्होंने बोला है अपना। अब 1980 के ऊपर जाएं या 1980 के नीचे जाएं और आप बताएंगे आशीष सर। 1990 लगभग आ रहा है, मतलब कोई रीजनिंग नहीं है मेरी, मैं तो बस इसमें। लेकिन सोच के देखो ना कि तुम अपने वो तो याद कर ही सकते हो ना कि दवाइयां कब से चल रही हैं। मम्मी पापा दवाइयां खाते थे? एक्चुअली दवाइयां तो बहुत पहले से चल रही हैं, जैसे कि मतलब 18 में भी 18 सेंचुरी में भी दवाइयां चल रही थी। लेकिन हो सकता उनको है कि ना साबित करना ये तभी बेची जाएंगी हमारा। वो कब था? एफडीए ने जो मतलब अप्रूवल दिया 1990 के आसपास। मुझे जहां तक है कि लेकिन 1980 से पहले का होगा, उससे पहले का ही होगा। हाँ यार, 1990 दोनों ही क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से आतंक मचाया है और दोनों ही क्वेश्चन में जीत हासिल की है सरिता जी ने 1962 के अंदर में। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दवा हमेशा असरदार साबित करनी पड़ती है। ये असल में 1938 के कानून में सेफ्टी चाहिए थी, तो 1962 से ये पर्टिकुलर चीज मतलब गारंटी के साथ चालू हुई है कि हाँ यार 1990 तो काफी बाद हो गया ना। ठीक है, बहुत बात हो गया, बहुत बात हो गया, बहुत 1980 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे लगा था ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ना फार्मेसी में पढ़ाते हैं चैप्टर ना, इसमें फार्मेसी एजुकेशन का पूरा है उसमें, तो अरे हाँ यार, तो मैं याद तो ये सोचा ही नहीं इसकी कोई, ये तो आप ही के फील्ड से सवाल है। ज्यूरिस आप वो भी जो भी इसमें सारे हैं। हाँ, उसमें मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें जो हमें पहले, हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं था 1947 से पहले, सारा ब्रिटिशर्स के थ्रू ही सारी चीजें मेंटेन होती थी। इवन हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते थे, मतलब सॉरी, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे अपनी कंट्री में।
कोई भी मेडिसिन वगैरह। उसके बाद जब हम 1947 के बाद हमारे उधर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट हुई है। चोपड़ा कमेटी बनी थी डॉक्टर नाइस। आर एन वो तो आप पहले बन चुकी थी। जो भी आप ऐड इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें प्लीज ऐड कीजिएगा। उससे पहले आर एन चोपड़ा वगैरह तो पहले ही आ चुके थे, मतलब कमेटीज बनना शुरू तो पहले से ही हो गई थी, क्योंकि जब एजुकेशन आई 1890s में इन चीजों का ज्यादा ही मतलब प्रचलन चला था कि दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीजें थी उस टाइम पे। जिस टाइम पे पहले ब्रिटिशर्स वगैरह करते थे इस सारी चीजों पर रूल, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी बहुत सारे लीडर्स हुए, आर एन चोपड़ा वगैरह हुए, उन्होंने कमिटीज बनाए, बी एन घोष हुए जिन्होंने इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करना, एजुकेशन के बारे में बताना, इन चीजों के बारे में किया था। ये है। बढ़िया। जिन लोगों ने भी पिछला लाइन ठीक से न सुनी हो, वही लाइन ये है कि 1938 तक आपको केवल ये साबित करना पड़ता था कि दवाई सेफ है, मतलब सेफ्टी करनी पड़ती थी। काम करेगी नहीं करेगी वो नहीं साबित करना पड़ता था, बस सेफ है, मरोगे नहीं, उसके अंदर में तुम जैतून का तेल डाल करके दे दो, जो कि आजकल भी चल रहा है। बट 1962 से दवाई की भी एफिकेसी आपको बतानी पड़ेगी। चलिए अगली बिडिंग चालू करते हैं। भाई आशीष भाई दोनों क्वेश्चन हार चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए जवाब ही होना चाहिए। बिडिंग मैं भी हारी थी पिछले बार। बिडिंग शुरू करेंगे सरिता जी से। 105 120 120 दिल पे ले रहे हैं लग रहा है दोनों के दोनों। बढ़ाना चाहेंगे 120 पे खत्म करना चाहेंगे? 120 चलिए ठीक है, और ठीक है 120 पे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको पहले मौका मिलेगा। आधुनिक दुनिया का पहला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आरसीटी किस बीमारी पर हुआ था? आधुनिक दुनिया का सबसे प्रॉपर पहला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, वैसे जस्ट फॉर फन इंफॉर्मेशन, रैंडमाइज्ड ट्रायल का आइडिया वाकई में बहुत पुराना है। मतलब कि अगर आपको याद हो कि इतिहास में हमने कई दफा ये बात खोजी है कि विटामिन सी से स्कर्वी होता है, और फिर भूल गए हम फिर दोबारा खोजा, फिर भूल, मतलब कई बार ये काम हुआ है। तो उनमें से एक बार में ये पर्टिकुलर चीज हो चुकी है कि आधे लोगों को सिट्रस फ्रूट दिए गए थे, आधों को नहीं दिए गए थे, और वहां से पता चला कि सिट्रस फ्रूट हेल्प्स यू इन स्कर्वी। तो ये वाला सवाल, आधुनिक दुनिया का सबसे पहला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किस बीमारी पर था? और क्योंकि ये दवाई की एफिकेसी और उसके लिए ही कि दवाई काम करती है कि नहीं करती है, आपका पहला जवाब क्या रहेगा? पोलियो क्या? अरे सर आपको मौका मिलेगा, या तो भाई पैसे ज्यादा लगाओ। नहीं पैसे मैंने तो लगाए ज्यादा। अच्छा 120 पैसे इन्होंने लगाया इस बार। हाँ सॉरी माय बैड मैं 100 इट्स ओके। पोलियो तो पोलियो, मतलब अब पहले उनका आंसर सुनेंगे, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट थोड़ी। हाँ पूछ रहा हूँ मैं, मैंने अपना दे दिया पोलियो। वैसे मैंने ये लेमन वाली स्टडी पढ़ी थी जिसमें रैंडमाइज्ड कंट्रोल टेस्ट हुआ था, आई थिंक, जो मैंने पढ़ा था शायद, तो वो नाविकों के ऊपर हुआ था, नाविकों के 1887 में हुआ था, या हाँ इसी बीच हुआ था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो स्कर्वी पे बोल सकते अरे स्कर्वी भी था क्या इसमें? नहीं स्कर्वी नहीं है इसमें, है पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर। ये देखा नहीं मैंने सर। पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर और कॉलेरा। ये तो आपने और छोटा कर दिया। हाँ अब ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस सही जवाब है ट्यूबरक्लोसिस। अरे यार अच्छा टीवी तो बहुत तबाह, आशीष भाई साहब को आज तबाह कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। ज्यादा बिट लगानी चाहिए थी आज मैंने। आज मतलब कुछ बढ़िया सी चीज मंगाएंगे लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस मेरे माइंड में भी आया था, पता है, मैं सोच रहा था कि क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ जबान पे नहीं आया। बिल्कुल जबान पे नहीं आया लोग। तो आइए इसकी आइडिया समझते हैं कि लोग सोचते हैं कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कोई बहुत पुरानी या हार्ट या कैंसर से कोई जुड़ी चीज थी, लेकिन असल लैंडमार्क पहला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल सन 1948 में आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रायल फॉर पल्मोनरी टीबी के लिए था, जिसे स्टैटिस्टिशियन ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल ने डिजाइन किया था। वाह नाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बिडिंग लगाइए जरा। लगाओ भाई, तुम ही लगाओ, जीते हुए लोग। 150। 150 कॉन्फिडेंस आ गया है भाई साहब। सर आप बताएं। डन, 150 पे डन। 150 पे डन। 150 पे डन करेंगे। एनडीए में सेफ्टी स्लैश एफिकेसी का डेटा सेक्स, एज और रेस के हिसाब से एनालाइज करके देना कब रेगुलेशन बना? आसान भाषा में बताता हूं मैं क्वेश्चन क्या है। इतिहास में क्या हुआ है कि कब फीमेल्स को जो स्टडीज थी उसके अंदर में इनकॉर्पोरेट करना कब अनिवार्य हुआ? सोच के देखो कि भाई लॉजिकल है ना कि जब दवाई लड़का भी ले रहा है दर्द की दवाई, लड़की भी ले रही है दर्द की दवाई, तो पहले फीमेल्स को नहीं लेते थे। हाँ, तो लड़कियों को लेना कब अनिवार्य हुआ? किसने करना है आंसर? सरिता। कि स्टडीज में फीमेल्स को लेना दवा की टेस्टिंग के लिए कब अनिवार्य हुआ? वैसे इसके लिए भी ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे क्योंकि लोग ऑप्शन दे, मुझे दिख भी नहीं रहेंगे ऑप्शन, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से दिख रहा है। मैं बता देता हूँ 1993, 1998, 2002, 2007। 1998। मैं बताता हूँ। ये ऑप्शन ए 1993। 19 कितना है ये? 1993 है। हाँ, अरे भाई क्या हो गया? आज इसको हिंदी में कहा जाता है 1998 है। वाह, इसको हिंदी में कहा जाता है सुपड़ा साफ करना। तो आज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुपड़ा साफ किया गया है। तो भाई जो भी लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बात बहुत शॉकिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से कि ये केवल और केवल 1998 की बात है कि 1993 में। अच्छा, ये भाई आंसर, सॉरी माय बैड, ये आंसर आशीष के लिए जाएगा। अरे वाह, आंसर आशीष का सही है। क्योंकि मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन हुआ क्या कि क्वेश्चन आगे पीछे किए गए हैं, तो जिसकी जो कि मैं लेता हूँ गलती कि इसमें से एक क्वेश्चन गायब है। इसमें एक क्वेश्चन इसलिए गायब है, अब क्वेश्चन को तो हम एंकर बना रहे हैं, मैं कहानी बता देता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी 3 फेजेस में है। पहली कहानी यहाँ से आती है कि क्योंकि 1977 से पहले अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल भी हैं तब भी आपके ऊपर दवा की टेस्टिंग हो जाती थी। 1977 से पहले अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो दवा की टेस्टिंग आपके ऊपर हो जाती थी। फिर थैलिडोमाइड नामक एक दवा आई जो जब फीमेल्स ने ली तो बच्चों के हाथ कटे हुए बच्चे, थैलिडोमाइड डिजास्टर करके बोलते हैं उसको। यस, टेराटोजेनिक ड्रग कहलाती है वो कि वो बच्चे जो है वो बिल्कुल अजीब तरीके से पैदा होने लगे, जिसकी वजह से औरतों को प्री ट्रायल्स में से और फेज 1 ट्रायल में से एलिमिनेट ही कर दिया गया। और एलिमिनेट करने के बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसके बीच में होना चाहिए था, दैट वाज माय क्वेश्चन, जो मैंने अभी पूछा कि फीमेल्स को कब शुमार किया गया कि फीमेल्स होनी चाहिए स्टडीज के अंदर में। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें फीमेल्स भी हों। वो 1993 से शुरू हुआ और 1993 में शुरू होने के बाद ये तीनों चीजें इंक्लूड करना कि सेक्स, एज और रेस, तीनों के हिसाब से डेटा को सेपरेट करके एनालाइज करना 1998 से चालू हुआ। तो 1993 जो क्वेश्चन यहाँ गायब था, विच वाज द मेन क्वेश्चन कि फीमेल्स को कब मैंडेटरी किया गया कि नहीं फीमेल्स भी शामिल की जाएंगी, दैट वाज द ईयर 1993। ये सारे सवाल ना एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सारे सवाल जो आज हमने डिस्कस किए वो केवल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो भी हम सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस जानते हैं ना, वो सारा इतना लेटेस्ट है, इतना अभी उसको 50 साल भी ना माने आप। हमने डबल ब्लाइंड कंट्रोल अभी लगभग शुरू किए। हमने फीमेल्स को इज्जत से उसमें इनकॉर्पोरेट करना अभी 30 साल मतलब 33 साल हो रहे हैं, अभी शुरू किया। हमने अलग अलग तरीके से एज, सेक्स और रेस के हिसाब से उसको डिवाइड करके एनालाइज करना अभी शुरू किया। तो ये बड़ा ही रिसेंट फेनोमेना है। जितने जो भी हम जिसको भी हम सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो 50-60 साल भी नहीं है अगर सही मायनों में देखा जाए तो
तो दैट वाज द फंडामेंटल आइडिया, जो आज के खेल से अगर कोई एक बात भी अगर आपको लेकर के जानी है तो दिस विल बी दैट आइडिया। और ये भी उसी पर्टिकुलर श्रृंखला का क्वेश्चन है, कोई अलग चीज नहीं है, कि क्लिनिकल ट्रायल्स को पब्लिकली रजिस्टर करना। क्या होता है कि लोग क्या करते थे कि उन्होंने बोल दिया कि हम पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी को बताया नहीं, और वो 10-15 वेरिएबल पे रिसर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि स्मोकिंग से क्या होता है, कि मेरा क्वेश्चन है कि स्मोकिंग करने से विटामिन B12 पे क्या असर पड़ता है। अब मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने स्मोकिंग के साथ में विटामिन B12 देखा, हाइट देखी, वेट देखा, 5-6 विटामिन और देखे। अब इतनी सारी चीजें, इतने सारे वेरिएबल में एनालिसिस में जब डालूंगा तो एक आध में मुझे रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि भैया अब स्मोकिंग करने से जो है मान लो कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है, मेरा इसमें रिजल्ट आ गया थोड़ा सा अच्छा सा, और मैंने वो पब्लिश कर दिया, विच वॉज टोटली रॉन्ग। तो फिर ये चीज चालू की गई कि आपको क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्लिनिकल ट्रायल किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ रहा है। आप बाद में किसी भी रैंडम दो चीजों पे असर आ जाएगा तो आप उसको पब्लिश कर देंगे, वो मान्य नहीं होगा। ये भी मॉडर्न जो साइंस है, जो कि ये सच में पता लगा पाना कि कोई चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी उसी चीज का हिस्सा है। और क्लिनिकल ट्रायल के जो कि पहले से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो अभी मतलब कि 2007 में शुरू हुआ ये काम, समझ रहे हैं आपकी, केवल और केवल ये बात बताने के लिए कि कितना लेटेस्ट और रिसेंट फिनोमेना है ये सारा का सारा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ये आप बता सकते हो, ये वाला क्वेश्चन है। बिडिंग, ये छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट जा सकते हैं। 100 दूसरे सरिता जी 100। चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। मेटा एनालिसिस शब्द भी हम रोजाना के माफिक अपना मुंह से निकालते हैं कि ये मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस जो है शब्द गढ़ा ही कौन से साल में क्या था? ठीक है, मैंने ऑप्शन ही हटा दिए हैं। जो भी व्यक्ति ज्यादा क्लोजेस्ट ईयर बोलेगा वो जीत जाएगा। मेटा एनालिसिस शब्द नहीं मेटा वो नहीं दे रहा हूँ। मेटा एनालिसिस शब्द आया ही कब है? मतलब कि ऑब्वियसली, मतलब द आइडिया इसके, ये सारी चीजें इतनी रीसेंट है कि ये बात समझाने के लिए केवल और केवल आज का खेल था मेरी तरफ से। मेटा एनालिसिस तो बहुत लेटेस्ट आया है, बहुत लेटेस्ट, लगभग 2000 के बाद आया होगा, ये सन 2000 के बाद। आप ईयर बोलिए कोई भी। 2005। सरिता जी आप ऊपर नीचे जहां भी जाना चाहें। और इसको प्राइमिंग भी बोलते हैं, क्योंकि अब आप लोग दोनों के मन में ये बात बैठ गई है कि बड़ा ही रीसेंट होगा, तो इसलिए आपके अब आप जो चुनेंगे भी वो बड़ा ही रीसेंट ही चुनेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है दोनों के कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ा खैर छोड़ो। 1994 के अप्रॉक्स मैं बस वो कर रही हूँ, बस गेस कर रही हूँ कि मुझे आइडिया नहीं है। तो 1976, तो ये भी जो है वो सरिता जी के पाले में गया। आज केवल 4:1 का रहा आज, है ना? केवल 4:1 का। चलिए, काफी पहले का है, हमने लेटेस्ट। हाँ, मैंने इसीलिए ये बात कही कि लोगों के जहन में फिर ये बात भी बैठ जाती है ना कि आप दोनों को ही लगा अरे आज ऐसे क्वेश्चन है जिनके जवाब थोड़े से इधर मिलेंगे, मतलब तो वही जो है वो भावना में आया और आपने 2005-2007 ओके, डबल ब्लाइंड कंट्रोल नहीं अच्छा है, बट ये तो आज का जो सेंट्रल आइडिया रहा वो यही रहा कि जो भी हम मॉडर्न साइंस जिसको समझते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस, पीयर रिव्यू की जो स्टडीज हैं, ये सारा का सारा बहुत रिसेंट फिनोमेना है जी। चलिए डन, हमारी तरफ से डन। अब अगला वो खेलते हैं, नेक्स्ट खेलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन SPF 30 सनस्क्रीन ब्लॉक 97% of UV rays, does an SPF 60 सनस्क्रीन प्रोवाइड डबल द प्रोटेक्शन? बिडिंग कौन करेगा पहले इस क्वेश्चन के लिए? अंकित जी आप ही कर लीजिए। करो बिडिंग, मैं लिख भी लेंगी ना। ठीक है, मतलब 100 रुपए, ठीक है। 150।
ठीक है 150 पे चलते हैं 150 ठीक है चलिए ज्यादा बिडिंग If वाले an आंसर SPF 30 sunscreen blocks 150 नहीं 97% चलो मैं of बढ़ा UV 200 ऐसा कर 200 चलो 200 300 ठीक है दोनों का धन्यवाद आंसर आता है इसका मतलब। चलो 300 पे डन करते हैं। If an SPF 30 sunscreen block नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। SPF 30 sunscreen blocks 97% of UV rays. Does an SPF 60 sunscreen provide double the protection? No. और आपका आंसर अंकित जी? मेरा नहीं ऑब्वियसली नॉट ऑब्वियसली तो नहीं खैर बट नहीं एक्सप्लेन करेंगे आप उनमें से कोई? अंकित जी को मौका देता हूँ मैं एक्सप्लेन करने का। मौका से मैं एक्सप्लेन मैं तो आपको देना चाह रही थी मौका जीतने का। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वेज हैं जो कि एड इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है इन टर्मिनोलॉजीज का ताकि लोगों को लगे कि आपको डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है या डबल चीजें मिल रही हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं कि ये हमारे 99.9% कीटाणु ठीक है। अब कंपनी अपना दूसरा साबुन लेकर के आती है और बोलती है जो हमने पहले साबुन निकाला था ना उससे 100% ज्यादा कीटाणु मारती है हमारी ये वाली और वो सही है क्योंकि पहले अगर केवल और केवल 10,000 में से खाली 2 कीटाणु बच पा रहे थे आखिर में और अब इनके 10,000 में से 1 कीटाणु बच पा रहा है तो वो पिछली बार से 100% एक्चुअल में इंक्रीज हो गया लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। वैसे यहाँ पर भी 1-2% मतलब कि ही इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं होता है मगर वो सुनने में लगता है कि SPF 30 SPF 60 लेकिन वो 2-3% 1-2% ही होता है। और दूसरा मैथमेटिकली भी ये क्वेश्चन अजीब हो जाएगा ना क्योंकि द मोमेंट एनीबडी सेज कि 97% अगर कोई चीज है और उसका दुगना करोगे तो वो दुगना हो गया सीधे 100 से ऊपर हो ही नहीं सकता। उससे जाएगा तो वो भी लॉजिकल सेंस नहीं बनाता। लॉजिकल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज द डोज रिस्पॉन्स कर्व कि वो 100 के करीब जाने की कोशिश करेगा तो 97 से बढ़ेगा भी तब भी तो 1-2% ही बढ़ जाएगा और क्या ही बढ़ जाएगा। और मुझे वही आपकी बात याद आ रही है अंकित जी आप वो बोलते हो ना आपकी विटामिन ए अगर हम कम लेंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है लेकिन अगर हम विटामिन ए ज्यादा ले लें तो हमें कोई एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा। तो वही वाला है इसमें कि 30 अगर हम लेंगे तो ठीक है वो प्रोटेक्शन करता है लेकिन 60 लेने पे ऐसा नहीं होता कि वो एकदम बिल्कुल दुगना ही इफेक्ट दे देगा हमको। अच्छा मेरा काउंटर क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज इंडियन कलर के मुताबिक भारत का एवरेज इंडियन कलर कितना SPF प्रोटेक्शन देता है अगर वो SPF 30 SPF 60 के उस पे रखा जाए तो जस्ट अ फन क्वेश्चन 30 में दे देना चाहिए भारतीय 30 to 50 हाँ 30 to 50 मतलब कि भारतीय कलर आप लोगों के मुताबिक जो है गेहुआ वो कलर 30 से 50 के बीच में वो दे देता है। वैसे आंसर 15 है 15 करीब है। हाँ वही मतलब मेरे को भी लग रहा था 30 से भी कम होगा गेहुआ कलर। आंसर देने के बाद ये वही बच्चा है जो क्लास में नहीं यस सर मुझे आता था पर मैं बता नहीं पाया। वाइवा में बहुत बच्चे मिलते हैं ऐसे। ये डिपेंड करेगा ना कि अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा है तो आप अमाउंट ज्यादा आप कितना अमाउंट लगा रहे हो और रीअप्लाई कितने बार कर रहे हो उस पर डिपेंड कर सकता है कि हाँ इंडिया में तो लगाते भी नहीं है जैसा नॉर्म्स है कि 2 फिंगर के जितना लगाना है कोई नहीं लगाता है बस सब थोड़ा डाल के ऐसे करते हैं वो कुछ ही टाइम लगाते हैं लेकिन उसके लिए अलग इनकम ब्रैकेट में जाना पड़ता है तो उस इनकम ब्रैकेट में ना चीजें फायदा दे रही हैं नहीं दे रही है मैटर ही नहीं करता फिर उस इनकम ब्रैकेट में वो लोग बस एज अ प्रिकॉशन लगा देते हैं व्हाट इफ ट्रू अगली बिडिंग करते हैं 100 रुपए अपने पास रखना ठीक है 300 का लगा था ना तो 300 आपके 300 आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिडिंग हाँ 100 रुपए हाँ जी बोलिए 100 रुपए चलो 100 रुपए 120 चलो 120 ठीक है। ब्राउन एग्स आर हेल्दियर देन व्हाइट एग्स ऑप्शन भी दिया है मैंने फॉल्स और ट्रू। आंसर किसको देना है? मुझे। ओके
वैसे आंसर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर आपने लगाया होगा मैं उसके हिसाब से बोल देता हूँ कि दोनों क्या नाम है, ब्राउन और एग और नॉर्मल एग में कोई अंतर नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन के लेवल पे, लेकिन मैं भी यही कहने इसका वाला था। मैं दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ, वो जानना चाहेंगे हम। हेल्दियर कि कंटेक्स्ट मैटर कर रहा है ना, कि मैं एनवायरनमेंट की नजर से बोल रहा हूँ, चिकन की नजर से बोल रहा हूँ, किसकी नजर से बोल रहा हूँ। Yes. क्योंकि अगर मैं चिकन को मान लो कि चिकन की नजर से बोल रहा हूँ, कंटेक्स्ट इज माय चिकन, तो चिकन को फार्म में खुला छोड़ रखा है, वो मैरीगोल्ड के फूल खाता है, वो चना खाता है, वो इधर उधर वर्म खाता है, और इसकी वजह से उसकी जिंदगी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा कैरोटीनॉइड्स एक्यूमुलेट हो रहे थे, वो कैरोटीनॉइड्स उसके अंडे में भी आ गए। तो अब चिकन के नजरिए से ब्राउन एग ठीक है, मतलब कि ब्राउन एग थोड़ा ज्यादा आपका न्यूट्रिशियस रहेगा, हेल्दियर रहेगा। न्यूट्रिशन तो क्योंकि सेम ही है, टेस्ट में भी अंतर नहीं आएगा, ना तो टेस्ट में अंतर आता है और ना ही न्यूट्रिशन में अंतर आता है। मैं तो बस हेल्दियर वाली डायरेक्शन बोलता हूँ कि मुर्गे के लिए हेल्दी है कि हाँ ठीक है भाई, जिंदगी बर्बाद आम जिंदगी में दोनों बराबर रहेंगे। बराबर, बिल्कुल यही मेरा भी था आंसर। वैसे फॉल्स है मेरे अकॉर्डिंग, पर दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि आपकी ब्रीड में मतलब कि किस तरीके से हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम उसकी कंडीशनिंग कैसे है, जैसे आपने बताया उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि ब्राउन एग हेल्दियर हो सकता है। लेकिन इसमें मतलब कि भाई एक नुआंस नो डाउट एग्जिस्ट करता है, एंड वी कैन डिस्कस एज वेल, कि जैसे कि मैं जब बात कर रहा हूँ कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स का टेस्ट नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन कैरोटीनॉइड कुछ और नहीं है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। कैरोटीन को अगर कैरोटीन जो है वो बीच में से बीटा कैरोटीन के जब कैंची पड़ती है तो वही विटामिन ए बनता है। तो अगर यही अगर आप पर्सपेक्टिव लेकर के आ रहे हैं तब आप बोल दीजिए कि हाँ ठीक है कि मुर्गे का भी फायदा हो गया और तुम्हारे को भी थोड़ा सा विटामिन ए कंपैरेटिवली ज्यादा मिल गया। लेकिन वो क्या है कि इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक, क्योंकि अंडे के प्राइस में 2 गुना से ज्यादा अंतर हो जाता है। हम ये जानते हैं कि देसी मुर्गे के नाम पर ये लोग बेच देते हैं कहने के लिए। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात कि ये लोग आजकल इतने कमीने हो गए हैं कि ये ब्राउन कलर डाल के भेज देते हैं और बोलते हैं कि ब्राउन कलर नहीं, वो तो है ही। कमीने इस नजरिए से कि उनको ऐसे पकड़ते हैं, मुंह पकड़ते हैं और अलग से ना गोलियां आती हैं, बड़े छोटी छोटी गोलियां आती हैं बीटा कैरोटीन की। मुंह खोला ऐसे और ऐसे मुट्ठी पकड़ी और मुंह में ऐसे करा और ऐसे लिटरली ऐसे हिलाया और उनको जबरदस्ती कि जस्ट बिकॉज के अंडा जो है वो कैसा नजर आएगा आपको, ब्राउन नजर आएगा। ये सही मायने में देखा जाए तो ये खुला खेलने कूदने वाले मुर्गे की जिंदगी से तो नहीं आया है, उसका और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करके ही आया है ये वाला ब्राउन एग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए बिडिंग कौन लगाएगा पहले? 100 शुरू करते रहते 100 रुपया 150 रुपया। अच्छा चलो 150। हाँ बोलो प्लीज 150 डन 150 डन ठीक है 150 डन जी। Which is absorb faster, कैप्सूल या टैबलेट? ओ मेरे को आंसर नहीं करना था। नहीं, किसने बिडिंग ज्यादा करी है? दोनों ने बराबर की थी, 150 दोनों ने बराबर की है। लेकिन एक टैबलेट आती है ना कि जिसके ऊपर जिस टैबलेट के ऊपर ऐसे कट का निशान लगा होता है वो नॉर्मल रिलीज है, एक फास्ट रिलीज, नॉर्मल रिलीज, एक एंटेरिक कोटेड आती है। हाँ, सस्टेन रिलीज आती है। सस्टेन रिलीज है ना, क्योंकि कैप्सूल में तो हो ही गया ना कि कैप्सूल में तो तुम्हारा जाएगा और कितना लेता है ज्यादा सेवरल मिनट्स लेगा मेरे ख्याल से, 5-10 मिनट। मतलब कि कैप्सूल को अगर मैं पानी में भी डालता हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसको डिसॉल्व हो जाने में। बाहर की बहुत जल्दी 5 से 7 मिनट में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जो उसकी जेलेटिन शेल है, हाँ कि तो क्या नाम है, टैबलेट जो है वो लेकिन टैबलेट 2 तरीके की आ रही है, समझ रहे हैं कि कैप्सूल ये रहा और टैबलेट एक आ रही है सस्टेन रिलीज वाली, जिसके अंदर में बाहर की कोटिंग इतनी हार्ड है कि वो धीरे धीरे इतनी जल्दी मतलब
डिसॉल्व नहीं होगी तो धीरे धीरे सस्टेन्ड रिलीज होगा। तो कैप्सूल से ऊपर सस्टेन्ड रिलीज वाली और फास्ट रिलीज वाली नीचे, मैं ऐसे ऐसे देख पा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो कि कैप्सूल हाँ, कैप्सूल से ऊपर फास्ट सस्टेन्ड रिलीज और ये फास्ट रिलीज। तो क्या आंसर दो? कैप्सूल टैबलेट, कैप्सूल टैबलेट, कैप्सूल टैबलेट, क्योंकि कई टैबलेट्स तो है ही मॉलिक्यूल ना डायरेक्ट, समझ रहे हो कि अगर मेरा सैलिसिलिक एसिड अगर मेरा है तो सैलिसिलिक एसिड तो डायरेक्ट ही गया ना, मतलब और जब और कैप्सूल के अंदर में अगर पाउडर है विच इज उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि जैसे ही बाहर की डिसॉल्व होगा, अंदर का पाउडर का सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि फटाफट से डिसॉल्व होगा बहुत तगड़े से। तो यहाँ पर अगर मुझे इस रीजनिंग के बेसिस पे जाना पड़े तो आई विल से कि कैप्सूल आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड कंपैरेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू टैबलेट, अगर एक आंसर देना ही है इतनी बकैती के बाद। और आपका क्या आंसर है? टैबलेट बोला था मैंने तो। टैबलेट एक्सप्लेन करना चाहेंगे आंसर व्हाई टैबलेट? हाँ, क्योंकि मतलब फॉर्मुलेशन भी तो कितना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी भी टैबलेट आती है जो कि भाई आपके डाइजीन हो गई या फिर आपका वो एस्प्रिन हाँ एस्प्रिन वगैरह कि वो वाली उनके फॉर्मुलेशन भी ऐसे होते हैं कि हाँ, मेरे माइंड में वही आया एस्प्रिन और डाइजीन टाइप, तो मैंने टैबलेट बोल दिया। आंसर क्या है? टैबलेट और कैप्सूल दोनों का आंसर ये है ना आपका, टैबलेट और इनका कैप्सूल। यस, ये डिपेंड करता है, दोनों सही भी हो सकते हैं और दोनों के केसेस में दोनों गलत भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स। मतलब कि यह है कि जो मेडिसिन होती है उसकी फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करता है। जो आप कह रहे थे कि फॉर्मुलेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी कोटिंग पे डिपेंड करता है, रिलीज मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है और प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें ऐसा है। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो आपकी नॉर्मल कोटिंग, उनमें कोई भी कोटिंग नहीं होती, अनकोटेड टैबलेट्स उनको हम बोलते हैं। जैसे कि हम मार्केट में जो आती है पैरासिटामोल वगैरह, वो अनकोटेड है, विद इन 15 मिनट वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसके बाद उसका जो रिलीज टाइम है वो जल्दी होता है। और वहीं पर हम कंपेयर करेंगे इंटेरी कोटेड टैबलेट से, तो उसको आपके स्टमक से हमें स्टमक में नहीं डिसइंटीग्रेट कराना होता है, उसे हमें कराना होता है आपके इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट कराने के लिए हमें उसको उस तरीके से कोटिंग देनी पड़ेगी, उसकी फॉर्मुलेशन इस तरीके से बनाना पड़ेगा जिससे कि वो पर्टिकुलर स्टमक से बाहर जाके पर्टिकुलर इंटेस्टाइन के बेसिक पीएच पे डिसइंटीग्रेट हो, और जब वो डिसइंटीग्रेट होगी तभी वो क्या करेगी, आपका रिलीज शो करेगी या एब्सॉर्ब होगी। और वहीं हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल में आपने बोला सही कि जिलेटिन तो बहुत इजीली आपका डिसॉल्व हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बट बात उसकी फॉर्मुलेशन पे बात करते हैं। कुछ होता है आपका इमीडिएट रिलीज होता है और कुछ आपको होता है सस्टेन रिलीज, जो इसके बारे में आप लोगों ने भी डिस्कस किया है यहाँ पे। इमीडिएट रिलीज में आपने देखा होगा कि आप तुरंत उसमें पाउडर वगैरह होता है, वो बॉडी में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद तुरंत रिलीज हो जाती है और रिलीज होने के बाद एक्शन प्रोवाइड करती है जल्दी। वही हम सस्टेन रिलीज की बात करें, उसके अंदर बाहर के जिलेटिन सेल से तो रिलीज हो जाएगी मेडिसिन, बट उसके जो उसमें ग्रैन्यूल्स भरे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उनके अंदर भी कोटिंग की जाती है, पॉलीमर्स की, मैट्रिक्स की कोटिंग की जाती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका ड्रग स्टमक में डिसइंटीग्रेट होगी या फिर आपके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होगी। तो उससे भी आपका और सस्टेन रिलीज का काम क्या है कि ब्लड में एक सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना ड्रग की, लंबे टाइम तक, एक ड्यूरेशन तक हमें धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती जाए। तो ये इसका आंसर है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिडिंग इस पे कौन रहा है? ये पिछले वाले क्वेश्चंस पे जीत दोनों ही, क्योंकि अब बात अगर हम इट डिपेंड्स ना कि आपकी उसकी फॉर्मुलेशन किस तरीके से। दोनों विजेता हैं, दोनों ही हैं, टैबलेट और भी है, कैप्सूल भी है, और दोनों के मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि किस तरीके से कौन सी टैबलेट किस तरीके से काम करती है या कैप्सूल किस तरीके से बने होते हैं। डन। 100 रुपया, 100 रुपीज, 100 रुपए सर की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन स्पॉट ये अगर बनाना लिख देते ना आप तो मतलब मजा आ जाता, थोड़ा सा और छोटा हो जाता तो। इस केले के ऊपर जो धब्बे लगे हुए हैं ना, वो मुझे ज्यादा और बढ़िया नजर आ रहे हैं। माना कि क्वेश्चन बाकी लोग ना पढ़ पाए, लेकिन
आपने बताया नहीं कि क्या नाम है, इसमें अपना अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के आना था घर से। Brown spots on the banana means more sugar, मोर शुगर, मोर more poison और पॉइजन या unsafe. अनसेफ? More sugar नहीं, अनसेफ तो नहीं होगा, बल्कि मुझे Poison? लगता है जो स्पॉट वाले बनाना होते हैं वो मोर प्रोटीन। अच्छा, मैं आंसर तो मैं नहीं देना है ना। सर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर हो गया है लॉक। अच्छा, ठीक है, प्रोटीन तो है ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। आपका आंसर हो गया है लॉक, आप रहेंगे मोर शांत अब, ठीक है। मोर मोर हाँ, शुगर, आंसर इज मोर शुगर। और मोर पॉइजन और अनसेफ, तीनों में से कौन सा ऑप्शन है ये बताइए या आप। अनसेफ तो नहीं प्रोटीन होगा, ऑप्शन। अनसेफ तो ओके नहीं होगा, डन। और मोर पॉइजन भी नहीं होगा, तो बचा एक ही कि मोर शुगर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें भी इट डिपेंड्स लेकर के आएंगी और ऑल ऑफ द अबव लेके आएंगी, क्योंकि एक्चुअल में ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल है, ऑल ऑफ द अगर अबव ऐसे पॉसिबल, पॉसिबल है, ऑल ऑफ द आपका अबव। आंसर मैं क्या ऑल ऑफ द मैं इसका अबव, आंसर बता देती हूँ, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका आंसर। हाँ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ठीक है, हाँ क्योंकि मेरा आंसर इसमें है मोर शुगर। शुगर। अरे वाह, अनसेफ, अनसेफ भी है, मतलब आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं वो भी मतलब कंसीडर हो सकता है। मैं समझ रही हूँ। तो मेरा आंसर है मोर शुगर, बाकी हाँ हाँ, आप एक्सप्लेन कर लेकिन सकते हैं आगे। मोर शुगर, मोर शुगर ज्यादा बस इसी डायरेक्शन से तो जा रहे होंगे कि आपके जो जितने भी थोड़े से बड़े लंबे सैकराइड है, जब चीजें इथिलीन बन रहा है, और वो इथिलीन क्या होता है कि जो हमारा ऑटो सेंसिंग होती है, ऑटो सेंसिंग में इथिलीन अगर जो फल है वो खुद ब खुद पकने की कोशिश कर रहा होता है, तो पकने के प्रकरण में वो अपनी जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उनको थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड शुगर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, और जिसकी वजह हाँ से वो राइट। मीठा लग सकता है ज्यादा, और उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो टूट सकते हैं, थोड़ा-सा टूट गए, जिसकी वजह से वो आपको कंपैरेटिवली पहले से मीठा लग सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कंजर्वेशन ऑफ मास की नज़र से तो हायर शुगर अमाउंट नहीं आ रहा है। केवल और केवल ओके। हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है थोड़ा-सा, कि आपके जो अगर डाइसैकेराइड भी है तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस हुआ तो दोनों को अपना OH और H मिल गया, और ये दो मोनोसैकेराइड बन जाएँगे। मोनोसैकेराइड ज़्यादा कंपैरेटिवली मीठा लग सकते हैं आपको। तो इस नज़रिए से मिठास के नज़रिए से मिठास फिर भी बढ़ जा रही है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास के नज़रिए से शुगर ऑलमोस्ट उतना ही है, बस हाइड्रोलिसिस शायद होता ये चला वजह जा रहा से है। ऐसा फील हो रहा है कि वो मीठा है। अगर हाँ हाइड्रोलिसिस होकर के उसको आप शुगर बढ़ना मान रहे हैं तो ठीक है, ओके चल जाएगा। बाकी ये जो चीज़ हो रही है, जीवंत पौधा है तो क्रिस्टल्स जब बनते हैं सेल्स के अंदर में, जब आप देखें कि केले को अगर आप फ्रीजर में या फ्रिज में रख देते हैं तो काला जल्दी पड़ने लगता है, क्योंकि सेल्स में सेल्स जब डैमेज होने लगती है, मरने लगती हैं, तो ये ब्राउन स्पॉट्स उसको डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स कम मतलब थियोरेटिकली बढ़ सकते हैं जो आपको सो कॉल्ड नुकसान करें बहुत खतरनाक मात्रा में, और वो भी तब जब आप छिलका खा रहे हो क्योंकि छिलका तो हाँ, आप ऑब्वियस खाएंगे बात है। नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिडिंग। बिडिंग बताइए, 20 बिडिंग रुपए, ये तो आप ही बताएंगे। 20 रुपए, 50 20 रुपए। रुपए। 51 रुपए पे खत्म करते ठीक है, डन। हजारों 51 ख्वाहिशें रुपए। ऐसी कि गुड, हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत इजी क्वेश्चन है अब तो। If someone has difficulty Has swallowing a difficulty, capsule, is it is it scientifically safe to open the capsule, dissolve the powder in water and drink it? सिमिलर सा नहीं। क्वेश्चन है पर भी। अच्छा सॉरी, अंकित जी आप बताएंगे ना आंसर। मैंने 51 रुपए लगे हुए हैं ना। लॉजिकली तो मतलब कि गलत बात होगी कि आप उसको खोल करके डिसॉल्व, क्योंकि यू नेवर नो कि जो कैप्सूल है उसकी आइडेंटिटी है ही क्या। वो केवल और केवल कैप्सूल की नज़र से, मतलब केवल कवरिंग की नज़र से दिया हुआ है, या कैप्सूल के अंदर में भी आपके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। या फिर हाइड्रोफिल अंदर का माल हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। यस। और तो ये 3-4 परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा तो मतलब ठीक नहीं है कि आप मन मर्जी के हिसाब से उसको ले सकते हैं, जबकि मगर कुछ में पॉसिबल भी है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर वो आती है, एक डब्बा आता है जिसमें वो निडल होती है जो कैप्सूल को प्रेस कर
डिस्कस करके ले सकते हैं, लेकिन वो सभी पे यूनानिमसली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपके नज़र से आपने क्वेश्चंस जो बनाया होगा उसकी नज़र से मेरी ना है, नहीं कर सकते। और मेरी ये भी ना है। मतलब इसका एक रीजन मुझको ये भी लगता है कि मैंने पहले ही बोल दिया था नहीं करके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आप नहीं, अंकित जी कुछ कहना चाह रहे थे ना, तो नहीं हम 51 रुपए आपके नाम पे। आपके ना नहीं तो क्या कहते हैं, मुझे फिर इसमें एक ये भी एंगल लगता है कि जो एक्चुअल जितने अमाउंट में ड्रग है क्या वो पूरी जाएगी उस पानी में, ये भी एक एंगल है ना उसका। हो सकता है कि वो कैप्सूल जो है उसके शेल में कुछ स्टिक हो जाए कुछ मेडिसिन, तो प्रॉपर उसको पूरा वो ना जाए डोज, ये भी रीजन हो सकता है। और दूसरा ये कि वो जो कैप्सूल है उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है, वो हमने क्यों वही कैप्सूल हमने क्यों बनाई, फिर तो वो उसको डायरेक्ट एक हम वो ले लेते ना, एक सस्पेंशन फॉर्म में दे देते। तो हमने उसे कैप्सूल बनाया, मतलब हमने इन द सेंस फार्मासिस्ट ने उसे कैप्सूल के फॉर्म में डाला है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा उसका। हाँ इसका आंसर नो ही है, बट पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप रजिस्टर फार्मासिस्ट या फिर आपके जो रजिस्टर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर फिजिशियन अगर अलाउड करते हैं, वो भी इमीडिएट रिलीज कैप्सूल के साथ कर सकते हैं। सस्टेन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके साथ जा सकते हैं। बट वैसे इसका आंसर हार्मफुल होगा अगर इस तरीके से अगर आप मेडिसिन खाओगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, साइड इफेक्ट कॉज हो सकते हैं, और हो सकता है उस मेडिसिन को हमें बेसिक पीएच में डिसइंटीग्रेट करवाना था, तो वो चीजें हो सकती है। उसमें जो पॉलीमर मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसकी फॉर्मुलेशन, बेसिकली इसका आंसर वही है कि फॉर्मुलेशन किस तरीके से बनी हुई, इसका रिलीज मैकेनिज्म कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। नाइस, लास्ट बढ़िया। ये जितने भी आप एपिसोड अगर देख रहे हैं, क्योंकि वी नेवर नो कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो ये सारा का सारा R&D का पार्ट है कि अभी धीरे धीरे इस गेम शो की जो शक्ल सूरत है बहुत बदलनी है। ये सारा का सारा हम खेल रहे हैं कि एक दिन इसको इतना स्टैंडर्डाइज कर पाए कि चौथी खिड़की में कोई और व्यक्ति आ पाए। तो ये उस दिन की सारी कोशिश हम लगे पड़े, तो लेकिन हम वेस्ट नहीं जाने देना चाहते इन कोशिशों को। तो मतलब थोड़ा सा आपका ही फायदा, थोड़ा हमारा फायदा हो जाएगा। बाकी आइडिया ये है कि इवॉल्व करेंगे इस खेल को और ज्यादा। अपने सजेशंस नीचे डालते रहिएगा, जैसे कि आपने टाइम वाला जो सजेशन डाला है वो इंक्लूड करने वाले भाई, इनको एडिट करते हैं तो भाई इंक्लूड करेंगे। टाइम नहीं, मनी काउंटर, मनी। तो अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। आखिरी वर्ड आप दोनों की तरफ से। विटामिन कपल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइप कीजिए। और आपने अभी तक हमें इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।